नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं आपको जो कोई और आपको नहीं बताता है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार बन गई है और रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। बाकी मंत्रियों के नाम भी आपने जान लिए दिन भर। आज थोड़ी इससे आगे की बात हम करेंगे, तो आपको दो तीन ट्रैक पर हम लेकर के चलते हैं। मेहमानों से आपको मिलवा दूं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, कुंभ नहा के आए हैं। देखिए मैं मजाक में से कह रहा था, वेट बिल्कुल कम नहीं हुआ क्योंकि पाप कोई था नहीं, तो पाप कोई धुला नहीं, तो उतने के उतने ही हैं। शुभराष्ट्र जी हैं प्रोग्राम में, बहुत स्वागत शुभराष्ट्र जी आपका। और देवेंद्र पराशर जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। अपनी एक और सही खबर की खुशी मनाने के बाद फिर दोबारा काम पे लौटाए। मजाक कर रहा हूँ, कल से काम पे ही है लगातार ये तो। लेकिन रेखा गुप्ता जी का नाम सर हम कौन कर रहे हैं इस बार? ये रेखा गुप्ता का नाम जो है ही चाहिए, हमने बहुत पहले से जो है इसी प्रोग्राम में कई बार ले चुके थे इससे पहले नाम। एनीवे, आगे बढ़ते हुए अब मोदी जी के लिए भी काम आगे बढ़ गया और ये पार्टी गजब है सर। आज जो है सब इतनी दूर दूर से लोगों को बुलाया, आंध्र प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट से, उड़ीसा से, कहाँ कहाँ से आइए हमारे यहाँ शपथ ग्रहण होने जा रहा है। फिर कहा लंच भी कराएंगे आपको, फिर ले गए होटल में लंच कराने। 1 घंटा में लंच कराया, फिर कहा अच्छा अगला चुनाव है, थैंक यू बाय बाय। लग गए बिहार के चुनाव पे। सच में ये अब वो बिहार की बात होनी शुरू हो गई बीजेपी के अंदर अभी से, और मुझे लगता है पहले से ही काम चल ही रहा होगा। तो एक पहले जो एक जारिंग नोट जो नजर आ रहा है, और वो है या नहीं असलियत में आप बताइएगा, नीतीश कुमार जी का ना आना बैठक के अंदर। क्योंकि मैं बिहार से शुरुआत करना चाहता हूँ। मोदी जी का अब ये जो विजय रथ है, इसका अगला पड़ाव बिहार। एनडीए की बैठकों में क्यों नहीं आते नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, अगर उससे ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें कि कुछ मनमुटाव चल रहा है, मतभेद है, नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से सबसे बड़ा कारण उनका स्वास्थ्य है। तो वो ज़्यादातर पब्लिक फंक्शंस में जाना अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो उसके वरना जो है, जो उनकी पार्टी के लोगों का जिस तरह से पार्टिसिपेशन हुआ, तो नीतीश कुमार की मर्जी के बिना तो नहीं आ सकते हो। और दोनों सीनियर लीडर्स को उन्होंने भेजा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी भेजा और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी भेजा। तो इसलिए जो है वो चैप्टर मुझे लगता है वो क्लोज हो चुका है कि नीतीश कुमार फिर बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। इस चुनाव तक तो कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन कम से कम इस चुनाव तक के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो बना रहे। इसमें कोई दरार नहीं, इसमें कोई दरार नहीं। आपकी सेंस भी यही है? एकदम, इन्फॉर्मेशन भी है, सेंसी नहीं, इन्फॉर्मेशन भी है कि दूर दूर तक इसकी कोई बात नहीं। आज वो नालंदा में है, पहले से लगभग 10 दिन पहले से प्रगति यात्रा जो चल रही है उसके लिए तहत नालंदा में तकरीबन 850 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उनको लोकार्पण वगैरह करना था, उसके लिए है। दूसरी चीज़, जैसा सर ने कहा कि आप संजय झा जहाँ हैं, ललन सिंह जहाँ हैं, विजय चौधरी जहाँ हैं, विजय चौधरी यहाँ नहीं थे, लेकिन जिसके साथ हैं नीतीश जी उन्हीं के साथ हैं। तो अगर आपको नीतीश जी के मूवमेंट को ट्रैक, मन से यही है, नीतीश जी को अगर आपको ट्रैक करना हो तो इन नेताओं को ट्रैक कीजिए, ठीक है, और उसके आधार पर समझ में आ जाएगा। तो जो ललन सिंह कभी उधर हुआ करते थे, वो तो आज न सिर्फ प्रोग्राम में बल्कि सौरभ वो लंच के दरमियान भी एकदम बिहार पे खूब बात हुई है। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले क्लियर इसलिए कर ली कि फिर आगे हम लोग बिहार के चुनाव की फिर और बात कर सकते हैं। अब आपको मैं शुभराष्ट्र जी रियल लाइफ उदाहरण बताता हूँ। हमें ये प्रोग्राम करना था, मैं इससे पहले चाय पीने के लिए नीचे अपने यहाँ कैफेटेरिया में गया, और 2 हमारे कोलीग जो हैं यही बात कर रहे थे, और दोनों एडिटोरियल से नहीं थे। दोनों यही बात कर रहे थे कि यार अब सब तो मोदी ने जीत लिया है, अब 2 बड़े स्टेट रह गए, एक बिहार एक बंगाल, क्या हो पाएगा? ये चर्चा चल रही थी लोगों के बीच में कि क्या मोदी बिहार और बंगाल जीत सकते हैं क्या दोबारा। और फिर बिहार की इतनी इंटेलिजेंट चर्चा वो लोग कर रहे थे कि भाई देखो नीतीश के साथ तो बना ही लेते हैं, लेकिन अपने दम पर नहीं बना पाते हैं, अकेले लड़े तो जीत भी सकते हैं। ये चर्चा लोगों के बीच में चल रही है। तो बिहार का मूड क्या है इस वक्त? देखिए, बिहार का मूड बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है। बिहार अपने राजनीतिक कलेवर में बड़ा चिल रहने वाला स्टेट है। उसको पता है कि किस पार्टी की क्या खामियां हैं, किसकी क्या लिमिटेशंस है, वो पता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा अपने दम पर चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात जो भी आपके सहयोगी कर रहे होंगे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये बात ग्राउंड पे भी होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाए, तो शायद ये जो कोलिशन पॉलिटिक्स वाला चक्कर में जो वोट का बंटवारा जो होता है वो शायद ना हो। हालांकि ये बात वायवीय लगने लगती है एक समय के बाद, जब आदमी वोट शेयर और सारे तमाम कास्ट समीकरण और सारे समीकरणों को देखता है। तो मैं थोड़ा एम्बिशियस हो रही हूँ यहाँ पे
मैं बिल्कुल चौंकूंगी नहीं अगर राजनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिकली बीजेपी ऐसे काम करे कि राजद के भी कुछ लोगों के साथ अंदर अंदर बात होना शुरू हो जाए। राजद दल के साथ में एज अ पार्टी नहीं, एज अ पार्टी नहीं, मैं इससे बिल्कुल अचंभित नहीं होंगी, क्योंकि आप देखिए बिहार में जो दो मुख्य रूप से जो दो आंदोलन जिसकी वजह से बिहार की राजनीति आज यहाँ पर है, एक तो हमारा जेपी आंदोलन और उसके बाद जेपी आंदोलन से निकले वो लोग जो अलग अलग हो गए लेकिन मूल तासीर उनकी एक जैसी थी। भारतीय जनता पार्टी में जब तक सुशील मोदी जी थे, अब देवेंद्र जी शायद अग्री करेंगे इस बात से, वो एक धड़ा यहाँ भी था। आप वहां से सोशलिज्म की जो जड़ें इतनी मजबूत है समाजवाद की, उसको आप हटा नहीं सकते। नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव उन्हीं उसी मूवमेंट से निकले हुए नेता थे। तो आप कैसे साध पाएंगे इन सब तासीरों को एक साथ, ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा। अब बीजेपी समाजवादी कैसे हो, यही मतलब बीजेपी समाजवादी, पुराने कलेवर में तो समाजवादी बहुत सारे समाजवादी नेता थे, सुषमा स्वराज जी भी समाजवादी ही थी, बाद में वो भाजपा में आई। तो और इकोनॉमिकली आप समाजवाद से अलग नहीं हो सकते हैं। तो अब आज तो सारे ही समाजवादी हैं जिस तरीके की पॉलिटिक्स जिस तरीके की इकोनॉमिक, लेकिन आपने कहा मूड बदलता नहीं है बिहार का, तो इस वक्त जो सत्ता में है, मैं अब पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि अभी भी हवा उसी तरफ की है? देखिए अंततोगत्वा हवा उस तरफ की हो जाती है, क्योंकि आप इसके पहले इसी ठीक पिछले चुनाव का अगर हम देखें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी राजद और बीजेपी के बीच। इनफैक्ट आरजेडी सिंगल सबसे बड़ी पार्टी थी, जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जी, और अगर समर्थन ना मिला होता तो आज ये जो हम देख रहे हैं नजारा वो नहीं देख रहे होते। एक समस्या जो आरजेडी के साथ रही है, जो एक इमेज की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से अगर आरजेडी किसी तरीके से अपने आप को निकाल पाए, और भाजपा के साथ जो समस्या रही है अन्योन्याश्रित होने की, अगर उस इमेज से वो निकाल पाए, तो मैं बिहार का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक हो जाएगा वो, क्योंकि वो फिर दो विचारधाराओं की लड़ाई होगी। ठीक है सर, बिहार में यही बात जो भी हो रही है, जैसे अच्छा ये भी चर्चा का हिस्सा था जहां मैं बता रहा था कि नीतीश जी को सब लोगों ने पहले बहुत कहा भाई अपना बेटा को आगे बढ़ाओ, पुत्र को आगे बढ़ाइए आप पार्टी में, तब उन्होंने किया नहीं। अब अंत में जो है बेटा पॉलिटिक्स में आने की कगार पे खड़ा है, लेकिन अब पता नहीं बीजेपी वाले कितना एक्सेप्ट करेंगे या कितनी दूर तक जाने दे जाएंगे। पहले तो नीतीश कुमार आज ही मजबूरी है क्या वहां पर दोनों ही दलों की बाकी की? नहीं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है ना, वो तराजू में एक पासंग होता है, जिस तरफ रखिए उस तरफ भारी हो जाता है, यह संतुलन बनाता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल से वही भूमिका निभा रहे हैं, जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार। आज भी वही है, आज भी वही है। बीजेपी इसीलिए कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहती जब तक नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से सक्रिय है। बीजेपी अपनी ओर से नहीं छोड़ेगी। बीजेपी ने खड़ा किया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी जब 1996 में समता पार्टी के रूप में बीजेपी के साथ आई थी, तो बीजेपी से बहुत छोटी पार्टी थी। पार्टी को बड़ा किया, नीतीश कुमार को बड़ा किया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती 2010 के चुनाव में की, जो सीट एडजस्टमेंट किया बीजेपी ने। 142 सीट पर जेडीयू लड़ी और 101 पर बीजेपी लड़ी। वहां से जो बीजेपी पीछे हुई, तो फिर 2020 में ही आके जो है, एक बार आपने जूनियर पार्टनर का रोल ले लिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि लगातार प्रेशर बनाने लगे नीतीश कुमार। पहले विधानसभा में किया, फिर लोकसभा में भी कि हमको ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, और बीजेपी कोई ना कोई सीटों में तो आपने नीतीश कुमार को इतना सा कर दिया है। नहीं तो इतना सा मतलब हाँ, जो मिली है वो तो मतदाता ने किया, जनता ने किया, जो जीते। लेकिन वो अब भी वो चाहते हैं कि एक सीट ही ज्यादा, लेकिन हम बीजेपी से एक सीट ज्यादा लड़े। 122 हम लड़े, 121 बीजेपी लड़े, और बीजेपी बाकी अलाइंस को एडजस्ट करे उसमें। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ये इस बात पर समझौता हो पाएगा। अगर बीजेपी करेगी तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अनाउंस कर चुके हैं नीतीश जी सीएम बनेंगे, उनके लिए वो ठीक है, उनको सीएम बनाएंगे चुनाव के बाद कि नहीं बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्हीं के चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे, इसमें मुझे अभी कोई शंका नहीं लगती। बीजेपी ये जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि नीतीश कुमार को हमने छोड़ दिया, और नीतीश कुमार चाहे जितने नीचे आ गए हो, उनकी पार्टी आ गई हो, लेकिन उनका एक कोर वोट है, उनकी एक अपील है, लोग उनसे नाराज हो रहे हैं, अलोकप्रिय हो रहे हैं, एक जो है फैटीग फैक्टर भी है उनको लेकर। इस सब के बावजूद वो कुछ वोट तो ऐड करते ही है। ठीक है, तो इररिलेवेंट अब नहीं होने अभी हो रहे हैं नीतीश कुमार। और ये जो बेटे वाली बात है उनकी, बेटे वाली बात सुगबुगाहट ज़्यादा है, उसके लिए कोई रियल डेवलपमेंट एकदम से नहीं है। अंदाज़ा ये है कि क्योंकि उनकी सेहत ख़राब हो रही है, अब ऐसे कंडीशन में संभव है कि बेटे को आगे कर दें, इस तरह के अंदाज़ा वाला है।
पार्टी के भीतर भी जो मेरी जानकारी उसके हिसाब से किसी भी नेता से एक भी बार शब्द उन्होंने इस बाबत कुछ कहा नहीं है, ना ही किसी नेता ने उनसे पूछा है कि ऐसा किया जाए या नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा से इसकी मुखालफत करते रहे हैं। बेटे ने भी एकदम से कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कभी कोई बयानबाजी तक नहीं, कुछ नहीं। तो उस कंडीशन से दोनों तरफ से पिता पुत्र दोनों ने उस मर्यादा का हमेशा से ध्यान रखा है। तो पार्टी के नेताओं की इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि उस पर चर्चा भी करें। दूसरी चीज़ सौरभ की जैसे तैयारी के हिसाब से देखें तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे जा रहे हैं भागलपुर। लगभग 5 लाख के आसपास एयरपोर्ट ग्राउंड है वहाँ पे भागलपुर में, 5 लाख के आसपास 14 जिले के किसान और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को वहाँ पे लेके आया जा रहा है। इसको आप मान के चल सकते हैं, हालांकि वो जा रहा है किसान सम्मान निधि के तहत, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन बिहार इलेक्शन के लिए एक तरह से आप किक ऑफ कह सकते हैं इससे कि 14 जिले में पूरी ताकत लगाई गई है और उसको लेके आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का सोच सकती है? बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही है, दूर दूर तक नहीं। और अगर ऐसा वो करे तो उसका जुलूस निकल जाएगा वहाँ। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ईबीसी वोटर हैं आज भी वो नीतीश कुमार के साथ ही हैं। और इवन सौरभ मैं इस हद तक आपको बताऊं कि बीजेपी नेताओं को ये चिंता भी है कि अगर नीतीश कुमार की सेहत में ज़्यादा गड़बड़ी आई तो ऐसा ना हो कि ईबीसी वोटर को ये मैसेज मिल जाए कि यार मुख्यमंत्री तो अब ये नहीं बनेंगे, तो वो कहीं छिटक ना जाए, इस डर में भी। और बीजेपी का अगले विधानसभा इलेक्शन के लिहाज से अगर कंसर्न की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके अलावा अगर तैयारी के लिहाज से बात करें तो आपको ऐसे नतीजे आएंगे आज की तैयारी में जो देख के समझ में आ रहा है कि आरजेडी का फिर धुआं छूटेगा। एनडीए की जो तैयारी, इतना माहौल है मोदी का वहाँ, गजब की तैयारी, गजब की। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हर जिले में एनडीए के जो 5 घटक दल हैं, जैसे पिछली बार जो नतीजे क्लोज की जो बात आप कर रहे थे ना, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि जेडीयू को हराने में तो एनडीए के लोग ही लगे हुए थे ज़्यादा, उधर एलजेपी लगे हुए हैं, कई जगह बीजेपी के लोग भी उस काम को कर रहे थे। इस बार सौरभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत सख्त निर्देश गया था, हर जिले में प्रदेश स्तर का सम्मेलन हुआ है एनडीए का, जिसमें मंच पे एनडीए के जो 5 घटक दल हैं उसके प्रदेश स्तर के जो प्रमुख नेता वो बैठते थे। उसमें लगभग 10-10 हज़ार की भीड़ होती थी और ये बिहार के हर जिले में कर दिया गया और आगे हर विधानसभा के आधार पर किया जा रहा है। मतलब किसी की, और उसमें इतना तक ध्यान रखा जाता है कि जहाँ से सांसद अगर जेडीयू का है या एलजेपी का है तो वहाँ पे जो आखिरी वक्ता होंगे, मतलब मैन इन कमांड, वो उस दल के व्यक्ति को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ही सब ये करे। तो एकदम से कोई बीजेपी का सोलो शो नहीं होने जा रहा बिहार में, बिल्कुल नहीं, एकदम से एनडीए का सोलो शो हो रहा है ये। उसका इंडिकेशन दिल्ली में दे दिया पूरा। चाहती बीजेपी तो एलजेपी और जेडीयू को कोई सीट न देती, उसमें कार्यकर्ताओं सीटें बढ़ गई होती है उसकी। इनफैक्ट जेडीयू ने तो मुझे ये भी बताया था, जेडीयू के 2 नेताओं ने कि अरे हम सीट मांग के ही क्या करें, हम तो हार ही जाते हैं। तब भी दिया गया। और वो सीट अगर बीजेपी लड़ती तो अच्छा करती है, जीत भी जाती। शिवाजी जरा मैप इमेजिन कीजिए इस वक्त आप भारत का, ऊपर जम्मू कश्मीर छोड़ दें और वहां भी एलजी हैं ही, तो वो भी उमर अब्दुल्ला भी अब दिल्ली की तरह आधी सरकारी चला रहे हैं, तो आधे तो वहां भी सेंटर वाले और बैठे हैं। आधा राज्य तो है ही, जम्मू जो है और जम्मू हो ही गया बीजेपी का। जम्मू कश्मीर में तो आधा भी दिया गया है, मुझे डाउट ही लगता है, मुझे लगता है कि 5-10% ही दिया गया है। उसके नीचे आप पंजाब और हिमाचल एक छोड़ दीजिए बीच में, उसके बाद नीचे वहां से जो मतलब आप कहें नॉर्थ ऊपर से जो थोड़े तरफ खत्म होता है, और ईस्ट पूरा वेस्ट नीचे साउथ तक जाते जाते सब भाजपा, सब एनडीए इस वक्त जो है भगवा दिखाई दे रहा है। और हम भगवा जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भगवा हो गए अब तो वहाँ मतलब और तो क्या ही होगा। पवन कल्याण तो लगता है बीजेपी के नेताओं से बड़े जो है हिंदुत्ववादी हो गए, आज भी उनको देखा तो। और इधर ईस्ट में उड़ीसा नहीं था, उड़ीसा भी आपके पास आ गया है। एक कसर असम तक आप हो, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर राज्यों में आप हो, और एक वहाँ बचा है एक बंगाल। ये बिहार, और बिहार आपको रिटेन करना है और बंगाल आपको लेकर के आना है। और उसके बाद मुझे लगता है देश की 70% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के रूल में होगी। आज भी क्लोज मोर देन 60% तो है ही। तो यहाँ चल रहा है इस वक्त मोदी जी का जादू जो है। और ये वो जो 14-15 के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो बीच में थोड़ा डिप मार गया था, लगभग उसी लेवल पे पहुंचा हुआ है जी। और देखिए जो अभी जो जैसे दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली के चुनाव का जो रिफ्लेक्शन होगा वो जरूर, जो कह रहे हैं देवेंद्र जी जो बात कर रहे हो, मूड पे पड़ता ही पड़ता है। आपके कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है। आपको ये लगता है कि ये जो, अगर हम बिहार को सिर्फ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी के मतलब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोले तो अगर वो आंख की किरकिरी बना हुआ है, तो फिर वहां लोगों को भी लगता है कि हम क्यों इस मोल्ड में नहीं है साथ। मैंने जो अपनी ये बात कही थी कि बिहार की तासीर नहीं बदलती, वो बात उस बात पे मैं कायम हूं। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगी कि जब आप एक डेवलपमेंट, हिंदुत्व, आप उसको जो नाम देना चाहें, जब वो एक बयार चल रही है और उस बयार में सब साथ आ रहे हैं, तो
ऐसा नहीं होगा, इतना रिवोल्ट वाला भी, इतना अग्रेशन नहीं है बिहारियों में कि वो नहीं कहेंगे कि हम आगे ज्वाइन करना चाहें। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में जो बिहार की सरकार का अगर हम देखें काम चला, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये है कि बार बार काम रुका, क्योंकि इतनी ज्यादा उठापटक हुई। पहले कोई सरकार चला रहे थे, फिर कोई चेहरा भले ही किसी एक का ही रहा हो, लेकिन जो उठापटक होती है उससे कहीं ना कहीं जो युवा वोटर जो है वो निराश होता है, क्योंकि आप कोई एक एजेंडा शुरू करते हैं और फिर उस एजेंडे से आपको पीछे हटना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक मैं ये बात कह रही हूं कि अब जो बिहार का चुनाव है वो काडर के अलावा विचारधारा का भी चुनाव है। समाजवादी तरीके से बिहार ने बहुत लंबे समय का अरसा देखा है, और बीच बीच में एक फेज आता है जब भाजपा और जेडीयू मिलकर सरकार चलाते हैं, एक फेज आता है जहां पे थोड़ा बहुत पुश इंडस्ट्रीज को मिलता है। अच्छा। और फिर वो फाइल बंद हो जाती है क्योंकि सरकार ही बदल गई होती है, या जो मुखिया होते हैं उनका तेवर बदल गया होता है, वो कहीं और जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो एक अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का टर्म यूज करूं तो जो हेजेमोनिक फोर्स के रूप में जो बीजेपी उभर रही है, उस हेजेमोन के साथ शायद जाना चाहें। सर, ये चुनाव कौन से जैसा होने जा रहा है? मतलब 15 में नीतीश अलग लड़े थे बीजेपी से, और 20 वाला चुनाव जो था जिसमें तेजस्वी यादव उभर करके आए, उन्होंने पार्टी को लीड किया, सबसे बड़ी पार्टी बने, उस सेंस में ये तेजस्वी यादव का चुनाव आपको लगता है प्रूव करने के लिए, या इधर बीजेपी नीतीश कुमार का? नहीं, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति का ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। यहाँ से बिहार की राजनीति एक नया मोड़ ले सकती है। जो शुभ्रास्ता जी बात कह रही थी वो बात बिल्कुल ठीक है। 2015 में अमित शाह भी ये बात कहते थे कि देश का अकेला राज्य है जो सोशलिस्ट स्टेट है एक तरह से। इसका मूड और इसका मिजाज बदलना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने बड़ा दावा किया और वैसा हुआ नहीं, लेकिन उनको अंदर से मालूम था कि ये आसान नहीं है, जल्दी होगा नहीं। लेकिन अब परिस्थितियां देखिए, समाजवाद की बात तो ठीक है, बिहार रहा है समाजवाद के साथ, लेकिन उसकी लीडरशिप भी तो होनी चाहिए। क्या आप तेजस्वी यादव को समाजवादी नेता मानेंगे? जो भी हो, वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी तेजस्वी यादव की भी इसके चुनाव की। वो तो उनका जो कोर वोट है मुस्लिम यादव, उसकी वजह से, तो समाजवाद की विचारधारा के कारण नहीं, वो तो रहेगा ही। उनके साथ दिक्कत यह है कि उस वोट में वो कुछ नया जोड़ नहीं पा रहे, एक। दूसरा, जो उनके कैडर की और खासतौर से सपोर्टर्स का जो कल्चर है वो कुछ जुड़ने नहीं देता। 2020 में भी अगर उनके कैडर, जिस तरह का उत्पात शुरू हो गया था खासतौर से ग्रामीण इलाकों में कि अब अपनी सरकार आ रही है, यही स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई थी अखिलेश यादव के कैडर के साथ, तो वो फिर बाकी लोगों से जेल नहीं करता। जो अति पिछड़ा है वो अगर जाना भी चाहता है तो मुस्लिम यादव का रुख देखकर वो ठिठक जाता है, उसको लगता है कि नहीं, यहां सुरक्षा। आपको लगता है तेजस्वी यादव का पीक इस पास निकल गया? पीक, हाँ, निश्चित रूप से निकल गया। वो उनको साबित करना था लोकसभा चुनाव में कि जो 2020 में उनको उछाल मिला था, उस उछाल पर वो वहीं खड़े हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो नतीजा आया वो उससे नीचे आ गए। आरजेडी की ताकत है सौरभ कि अगर इलेक्शन को फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड कर दे, जैसे कि 2015 के चुनाव में किया हो गया था। अन्यथा जैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अगर वो बयान नहीं दिया होता तो फिर जिसने बीजेपी का जय श्री राम कराया उस चुनाव में, आरक्षण की समीक्षा, लालू प्रसाद यादव के पूरे कैंपेन को देखें, हर कैंपेन में सिर्फ वही बात वो कहते थे। और फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि बीजेपी के वर्कर आकर ये पूछते थे कि अगर हम लोग की सरकार आ जाएगी तो क्या हमारी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी? अच्छा। अब सोचिए कि वो तब भी कह रहा है कि हमारी सरकार, हम लोग की सरकार आ जाएगी लेकिन आरक्षण खत्म कर देगी। तो ये लालू प्रसाद यादव का जो ट्रम्प कार्ड है ना, नीतीश कुमार न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके लिए बहुत जरूरी है। और अभी कास्ट के हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव में जो कास्ट का सिचुएशन था सौरभ, सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं, रविदास भी उधर ही हैं और साहनी उधर हैं, जो थोड़ा कंसर्न था, जिसका नतीजा आपने लोकसभा चुनाव में देखा भी। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इधर इस साइड में भी अगर आप देखें तो वैश्य जहाँ हैं वहीं है, फॉरवर्ड जहाँ है वहीं है, पासवान जहाँ है वहीं है, उससे बहुत शिफ्टिंग नहीं हुआ है। मैनेजमेंट कितना आप कर पाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाते हैं, जैसे आरा का सीट हारना, बक्सर का सीट हारना, काराकाट का सीट हारना, सासाराम का सीट हारना, ये सब बीजेपी और जेडीयू अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि इस इलेक्शन में भी संविधान खत्म करने वाली बात, संविधान संशोधन करने वाली बात चली, उसका वहाँ पे नुकसान हुआ। माले वहाँ पे आ गई, माले इस छोटे छोटे पॉकेट में, बहुत छोटी जातियों में उसका बड़ा अच्छा काम है।
सीमांचल अगड़े में- अगड़े पिछड़े का चुनाव नहीं अफोर्ड कर सकती भाजपा बिहार के अंदर। इसलिए नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती। नहीं, और बीजेपी का जो ट्रम्प कार्ड बाकी जगह चल जाता है वो भी बिहार में नहीं चलता। ये माइनॉरिटी वाली जो बात वो है। वहां पे नहीं है सौरभ। वहां पे उत्तर प्रदेश से अगर तुलना करें तो बिहार में ये चीज नहीं जाती कि धर्म के आधार पे आप कोई बात बोल दें, और वहां पे लोग इतने ज्यादा अयोध्या आंदोलन की पीक पर नहीं चला वो। भाई 15 में बहुत पलटने की कोशिश की थी इसी पिच पर जाकर के बीजेपी ने। पाकिस्तान तक की बात कही गई कि यहाँ पे जो सरकार बनेगी पाकिस्तान में जश्न ये मनेगा, भी नहीं लेकिन चलता बिहार में। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या दिल्ली की तरीके से जो दिल्ली में प्रदूषण, नाली खड़ंजा, सीवर सब कुछ किया गया, मतलब लोकल इशू पर चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है ना जो एनडीए के पक्ष में वाली है कि आरजेडी का खौफ बस दिखाते रहिए। एनडीए का जो वोटर है उस आरजेडी के खौफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जंगल अच्छा, राज forward हो का तो- मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। वो लेकिन बट सर अब तो वो जनरेशन, जो जनरेशन आज है उसने तो देखा ही नहीं। नहीं, उसको दिखाने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं। गुजरात में कौन सा देखा है कांग्रेस को लोगों ने? आज भी बीजेपी दिखाती है, याद दिलाती है, देखो कैसे वसूली होती थी। कितने साल हो गए? 1990 के बाद से कांग्रेस पार्टी गुजरात में नहीं आई है। लेकिन आज लालू राबड़ी जी कब तक रहे? 2005 नहीं, तक रहे। इसको सौरभ थोड़ा सा और ये समझिए हाँ। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उस राज को याद दिलाना है। जो उनका वोटर है वो अपने गांव में आज भी उसी दबंगई के साथ रहता है जिसका सीधा रिएक्शन होता है। अभी सर ने जैसे जो बात जैसे- कही थी कि जब सरकार आई थी 2000 इसके ठीक पहले जो 20 का चुनाव जीत के जब उधर चले गए थे नीतीश जी, जी। उस समय जो ग्राउंड पे जो चहल पहल हुई, जो मोहल्लों में बात होना शुरू हो गई, जिस तरीके से अजर्शन शुरू हुआ आरजेडी के पार्टी कार्यकर्ताओं का, तो बीजेपी तो ऑलरेडी बोल ही रही थी जंगल राज। वो एक तरीके से एक सेम्बलेंस मिल गया, लोगों को लगने लगा कि ये बात सच मतलब वो है, कैरेक्टर जाता नहीं उनका। वो नहीं जाता। और दूसरी चीज, मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगी कि तेजस्वी यादव के पीक की जो आपने बात की, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अपने पिता के जो पद चिन्ह थे, वैचारिक पद चिन्ह थे, उससे ऊपर हटके उनको कुछ और करना चाहिए था। जैसे आज अगर फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड अगर आरजेडी करती है, वो सिक्का चल जाता है बिहार में। क्यों चलता है? क्योंकि उसके पीछे लालू यादव की आवाज है, उसके पीछे तेजस्वी की आवाज बिल्कुल नहीं ठीक है। है, वो लड़ाई लालू यादव की थी। जी, और वो उस लड़ाई में इतना सशक्त उनका हस्ताक्षर है कि सबको पीछे छोड़ देते हैं। वो इस तरीके का हस्ताक्षर बिहार का कोई भी युवा नेता, मैं आज सिर्फ आरजेडी की बात नहीं कर रही हूँ, जेडीयू की भी कर रही हूँ, भाजपा की भी कर रही हूँ, वो एक सिग्नेचर स्टाइल जो एक खांटी बिहारी नेता का होना चाहिए, वो बताइए। जरूर लोजपा ने कोशिश की थी करने की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने की कोशिश की, पर वो नहीं चल पाता है क्योंकि बिहार की जनता की जो तासीर है वो मूलतः ग्रामीण तासीर है। आपको वहां लग के खप के काम करना पड़ेगा। मैं तो महाराष्ट्र से कंपेयर करता हूं कि बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि नीतीश जी का एकनाथ शिंदे कैसे बनाए किसी तरीके से इनको। अब नहीं, और नहीं, और अब नहीं है। हाँ, और दूसरा अपना देवेंद्र फडणवीस कैसे ढूंढे बिहार के अंदर। हाँ, ये- ये ये- बड़ा ये कंसर्न जो है। second जैसे अभी बात भी जो आप आपने देखें बोली। कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जितने सारे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए, एक भी वैसे काबिल नहीं निकले, और जो मौजूदा भी हैं, अभी सरकार में मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको लेके भी पार्टी के भीतर अभी वो चल रहा है कि ये चुनाव लड़ा पाएंगे या खराब कर देंगे। कई लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कई सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। नहीं, लेकिन दूसरा, आप जितने देखिए मंत्री बनाए कि जात के हिसाब से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए नित्यानंद राय को यादव में आपने बढ़ाया, क्या वो चीज़ हुई? बाकी जो बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, क्या वो पैन स्टेट उस प्रकार से छवि अपनी बना पाए? एक भी नेता ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। भाई, नीतीश कुमार को स्टैब्लिश करने के लिए बीजेपी ने सिस्टमेटिक तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया। मतलब जो लीडरशिप उभर सकती थी उनको धीरे धीरे जो है, नीतीश कुमार सीधे बात करते थे दिल्ली से, अटल जी से, आडवाणी जी से, तो प्रदेश के जो नेता थे वो रिडंडेंट हो गए। उनकी राय का, उनकी बात का कोई महत्व ही नहीं रह गया। उनको मालूम था कि जो नीतीश कुमार चाहेंगे दिल्ली से करा लाएंगे, और नीतीश कुमार को भी मालूम था, इसलिए उनके कामकाजी रिश्ते जो है सुशील मोदी से थे। उसके अलावा बिहार बीजेपी में किसी से शायद ही उनका संवाद भी होता हो। सर, दूसरे बड़े प्रदेश की बात करनी है, थोड़ा सा इसको रैप कर दें बिहार को। आपकी सबकी राय है कि एक तो अब नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, चुनाव नीतीश जी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा, चुनाव के बाद चाहे जो मर्जी हो, और उनको प्रोजेक्ट करके और लाया। हाँ, प्रोजेक्ट करके। ये उनके पुत्र वाली बात भी कोई बहुत मेजर इशू जो है नहीं है गठबंधन के बीच में। और बाय एंड लार्ज अब बीजेपी और जेडीयू को रिटेन करना चाहिए बिहार, अभी की सेंस ये कहती है। हाँ, खूब मतलब कंफर्टेबली। अब बंगाल की बात करते हैं सर। मतलब जैसे अभी आपने कोई एक ईडीएम यूज किया था, तो जैसे केजरीवाल जी की बात है, मैं भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली आधा प्रदेश जीतने के बाद बीजेपी इतना बम है, इतना बड़ा जलसा कर दिया दिल्ली के अंदर, एक मैसेजिंग करने की कोशिश की है। अब मतलब इसका मतलब केजरीवाल कोई बीजेपी के लिए कोई इरिटेंट नहीं थे, केवल एलर्जी नहीं थे, वो एलर्जी से ज्यादा थे, तभी आपको बड़ा काम करना पड़ा उनके साथ। नहीं, आप तुलना कर लीजिए। आप इतना इससे बड़ा स्टेट
उड़ीसा जीते, कुछ इस तरह नहीं। का कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जबकि मोदी जी गए चुपचाप जाके शपथ करा के आ गए थे। जबकि आज तक कभी मुख्यमंत्री आपका बना ही नहीं था उड़ीसा में, पहली बार बना। और दिल्ली में इतना बड़ा आपने जलसा किया। ऐसे ममता जी हैं, अब ममता जी तो केजरीवाल जी से भी ज्यादा चुपती होंगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वहां पर एक जगह अपनी बीजेपी ने बना ली थी पिछले चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने पिछली बार एक ज्यादा जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर ली थी उनके सपोर्टर्स ने कि हम शायद पावर में आ जाएंगे, नहीं आ पाए आप। 10% वोट का गैप है, दिल्ली में 15% का था, 15% को क्लोज कर दिया आपने, वहां 10% को करना है। आप बताएं बंगाल कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है बंगाल में भी चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं अगर माइक्रो मैनेजमेंट हो, अगर माइक्रो लेवल पर वहां डट करके लोग काम करें। जब भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बना सकती है, जब जहाँ एक भी एमएलए नहीं था, जब एक भी एमएलए नहीं था, आपको नेता नहीं, आप तो नेता ढूंढने पे नहीं मिलते थे ममता उस जी समय। कैरिस्मेटिक लीडर है, कुछ भी कहिए। जी बिल्कुल कैरिस्मेटिक नहीं, लीडर हैं। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को आप मत भूलिए, साधारण व्यक्ति, साधारण जीवन जीने वाले, ईमानदार, उनकी ईमानदारी को लेकर कोई सवाल नहीं था। मानिक सरकार से। मानिक सरकार। तो ममता बनर्जी से ज्यादा अच्छी इमेज थी उनकी, अच्छा। ईमानदारी को लेकर, राजनीति को लेकर। लेकिन समस्या उनकी जो थी वही ममता बनर्जी के नीचे, करप्शन इतना ज्यादा है। उसी कारण से सीपीएम गई। जब सीपीएम 34 साल रही तब भी लगता था कि कौन कब हटाएगा, जाएंगे? हाँ। लेकिन सीपीएम गई ही। सर मुझे लगता है करप्शन और उससे ज्यादा गुंडागर्दी, वही करप्शन, क्योंकि गुंडागर्दी से ही हो रहा, वसूली। त्रिपुरा हम में किसी को अगर चाय की गुमटी भी नहीं लगाने देंगे अगर टीएमसी का वर्कर जी, नहीं है तो। जी, क्योंकि त्रिपुरा में करप्शन अगर हुआ भी तो आप वहां 4 ऐसे धन्ना सेठ नहीं देख सकते जिनके बेसिस पर आप आराम से बंगाल में देख सकते हैं। तो करप्शन और गुंडागर्दी का टैग आप ममता बनर्जी के साथ तो लगा सकते, मानिक सरकार के साथ आप नहीं लगा सकते थे, वहां विशुद्ध गुंडागर्दी। एक फैक्टर और, मुस्लिम फैक्टर, मैं इलेक्टोरल बात कर रहा हूँ। मतलब त्रिपुरा में वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी जो यहाँ पर है भाई। 30 लोग कहते हैं 30%, सेंसस कहता है 27%। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग बात है, इसको आप जरा इमेजिन कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सेंसस टल गया, हो जाना चाहिए था 2021 के अंदर। 2011 के सेंसस के हिसाब से शायद 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर। मुस्लिम पॉपुलेशन का मतलब ममता जी वहाँ से शुरू कर रही हैं अपना नंबर, लेकिन एक्चुअली तो ज्यादा होगा ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो सेंसस और इलेक्टर रोल में अलग डेटा है भाई। आज इलेक्टर रोल में कहीं ज्यादा संख्या होगी, जो सेंसस बताता है उससे ज्यादा संख्या होगी। नहीं, जरा तुलना आप असम से कर लीजिए। सेंसस के हिसाब से वहाँ 32-33% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो रियली तो और ज्यादा रियली और ज्यादा होगी। फिर भी बीजेपी लगातार दूसरी बार जीती। तो मुझे प्रशांत किशोर की बात 2021 के चुनाव के बाद जो उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी 70% से ज्यादा हिंदुओं का वोट जिस दिन ले लेगी उस दिन सरकार बना सकती है। 70%? हाँ, हिंदू वोट। हाँ, हिंदू वोट। हाँ, आप असम में देखिए 67% पिछले चुनाव में 21 में बीजेपी को मिला था हिंदू वोट, वो सरकार बन गई थी। तो मुसलमान वोट तो नहीं मिलना है, वो तो माइनस करके ही चलना है बीजेपी को। हिंदुओं में जो वोट ममता बनर्जी को जाता है उसमें से कैसे ममता बनर्जी से कम करके। वो देखिए सर, हिंदू वोट यमुना जी की आरती हो रही है, रेखा गुप्ता जी पहुंची हुई है दिल्ली के अंदर, प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता जी और हाँ सारे मंत्री हैं। यमुना जी की आरती होगी वहां पर। अभी ये शुरू कर दी गई अभी दिल्ली के अंदर। अभी पहले भी हमने एक तस्वीर देखी थी उसकी, और अब तो विधिवत तरीके से पूरी कैबिनेट वहां पर इस वक्त मौजूद है। आज जाना भी था उनको, ये था कि आज जमुना जी जाएंगे एक बार सेक्रेटेरिएट होने के बाद, चार्ज लेने के बाद, उसके बाद जमुना जी जाएंगे। और ये अच्छी बात है, वरना तो हमें याद दिलाना पड़ता उनको कि आपने यमुना जी को क्या वादा किया। वो खुद ही बार बार जा रहे हैं तो अच्छी बात है। देवेंद्र, हो पाएगा काम ये? अनिश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते, ये रेखा गुप्ता के चलते या दिल्ली की सरकार के चलते नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी के चलते हो सकता है। और साबरमती रिवर फ्रंट का उदाहरण, इससे बेहतर उदाहरण क्या ही हो सकता है सौरभ, उसमें कोई दो राय नहीं। और एक चीज़ में बड़ा दिलचस्प था सौरभ, जो मेरी जानकारी उसके हिसाब से जैसे नतीजे आ गए उसके बाद यमुना में जो कार्रवाई शुरू हो गई, मशीनें लग गई, तो एलजी साहब को थोड़ी फटकार भी लगी। अच्छा ऐसा सोर्सेज के द्वारा में जानकारी मिली कि भाई अगर ये था तो ये कराना था,
पहले से, अभी क्यों उसकी जरूरत आन पड़ी है। और अगर सरकार आ रही है तो फिर वो सरकार उन सारी चीज़ों को कराएगी। तो एकदम टॉप प्रायोरिटी में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत टॉप प्रायोरिटी में वो इश्यू है और वो पीएम मोदी कराएंगे। मौके पे आई ये तस्वीर, हम लोग बात कर रहे थे कि बंगाल में जीतने के लिए बकौल प्रशांत किशोर 70% हिंदू वोट चाहिए। मैं थोड़ा सा प्रशांत जी से इसे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि बंगाल और असम की तासीर बहुत अलग अलग है। असम एक ऐसा प्रदेश रहा जहाँ पे एकदम अगर हम पीछे चले जाएं तो जो मुगल डोमिनेशन था वो क्रॉस नहीं कर पाए, वो ब्रह्मपुत्र क्रॉस नहीं कर पाए। असम बंगाल में जो स्थिति है वो कुछ इस मामले में, जब हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इस मामले में बिहार और बंगाल की तासीर थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। इस लेवल का हिंदू पोलराइजेशन बंगाल में भी नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ के बहुत सारे मूल निवासी भी जो हैं वो मुस्लिम वो इस्लाम को मानते रहे हैं। तो ये 70-80% कंसोलिडेशन की बात तब होती है जब आपके मन में डर हो। जैसे एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, असम चुनाव के समय बीजेपी का जो कैंपेन था उसमें एक पोस्टर लगाई गई, पूरे बाकायदा पूरे ऑटो पे लगाई गई। एक तरफ बदरुद्दीन नजमल को रखा गया, दूसरी तरफ रखा गया कि क्या यही हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। अगर ये पोस्टर, इस तरीके का पोस्टर तो ये डर असम में काम करता है? ये डर मुझे नहीं लगता कि बंगाल में काम करेगा। ये डर एक लेवल पर शायद बिहार में भी काम ना, शायद नहीं, मैं डंके की चोट पे कह सकती हूं, जो है इसका नैरेटिव बीजेपी को बनाना पड़ेगा बांग्लादेश को दिखाकर, बंगाल को लेकर। यस, बिल्कुल सही बात, तब बनेगा ये, मतलब अपने आप बन जाएगा ऐसा नहीं है। सर लास्ट इलेक्शन में बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने ये सब करने नहीं, की। हम लोग शुभेंदु अधिकारी सुबह से शाम तक धरने पे बैठे रहते हैं इन्हीं बातों को लेकर। हम एक चीज भूल जाते हैं कि बीजेपी का प्रोग्रेस का टाइम स्पैन क्या है बंगाल में। 2018 से लेकर 2024 6 साल में 2 एमपी थे, उसके बाद 18 हुए, अब 12 हैं आपके। आप विधानसभा में जो है एक तरह से नॉन एंटिटी थे, इस समय लीडर अपोजिशन आपका है। दूसरा 2021 के चुनाव में दोपहर के 12 बजते 12 साढ़े 12 तक बीजेपी के सारे एजेंट छोड़कर पोलिंग बूथ भाग गए। कौन से चुनाव में? 2021। अच्छा, बंगाल विधानसभा। तो पार्टी का संगठन उस तरह से था ही नहीं। 14 का रिजल्ट देख लीजिए आप, और 16 का विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए। तो वहां से बिल्ड करना शुरू किया है बीजेपी ने, और इन 21 से अब 25 जो है 4 साल होने जा रहे हैं, इस बीच में बहुत काम हुआ है। और उसके अलावा संघ का जिस तरह से वहां काम का विस्तार हो रहा है, तो बीजेपी को आप जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से एक अलग रूप में देखिए। उसकी स्ट्रेटजी, माइक्रो मैनेजमेंट की कोशिश, छोटे सामाजिक समूहों को एड्रेस करना, लोकल इश्यूज को एड्रेस करना, और नीचे तक लोग सचमुच जाएं। ऐसा नहीं है कि गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले आए, ऐसे नेता नहीं चाहिए। तो उस सब का कितना असर पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, कि बदल सकता है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन 2021 और 2026 में बहुत बड़ा अंतर दिखाई तो आपने अभी जो एक लाइन कही वो पकड़ ली मैंने, कि प्री 2024 एंड पोस्ट 2024 बीजेपी अलग है चुनाव लड़ने के मामले में। बिल्कुल आप देखिए रिजल्ट बता रहा है। जैसे पिछले इलेक्शन को ही जिस रूप में पेश किया जाता है कि बीजेपी ने इतना कुछ किया और सीटें नहीं आई, 1984 के बाद वो हाईएस्ट नंबर था अपोजिशन के लिहाज से 77 सीटों को लेकर आया जाना। दूसरी चीज़ कि मालदा मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट को एकदम से छोड़ दें तो एक भी कंस्टिट्यूंसी आपको शायद ऐसी ना मिले जिसमें बीजेपी के पास वोट शेयर लगभग 35% के आसपास ना हो ऑलरेडी। अब जो ऐड किया गया है, जैसे पिछली बार की तुलना में जो पंचायत इलेक्शन हुआ था जितने बूथों पे, उससे लगभग 3 गुना पे ज़्यादा पे बीजेपी चुनाव लड़ी है। लगभग 60,000 बूथ पे पंचायत इलेक्शन लड़ी है बीजेपी। मतलब ये कि उन पंचायतों पे टीएमसी के लोगों के सामने, टीएमसी के जो दमदार लोग हैं, शब्दा के जो भी ना, आपका आदमी वहाँ पे खड़ा है। इसके अलावा किया ये जाएगा इस बार के चुनाव में बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रहेगी कि एकदम से, जैसे आरजीकर का मामला, संदेश खाली का मामला, बेरोजगारी, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोकल इश्यूज पे बंगाल के प्रॉब्लम के अंतर्गत इस चुनाव को लड़ा जाए। पिछली बार बंगाल वर्सेस बाहरी हो गया वो, लेकिन वो 2024 दिखाते हैं ना फिर कि आप तो कम हो गए, बीजेपी तो कम हो गई। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे वो समस्या थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी का जो जादू चलना चाहिए था वो नहीं चला। लेकिन बंगाल इलेक्शन को, जैसे मैंने कहा कि बंगाल के इश्यूज पे लड़ा जाएगा, लोकसभा इलेक्शन बंगाल के इश्यूज पे नहीं था ना।
विधानसभा को एकदम से बंगाली इश्यूज के इर्द गिर्द केंद्रित रखने की रणनीति है बीजेपी की। समस्या ये है कि 24 ममता में बनर्जी ममता बनर्जी ने इशू बना लिया कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, पैसे बंगाली नहीं प्राइड दे रहा उनके है। साथ था। बाहरी नहीं, मतलब दिल्ली की तरह, और आज हमने बिहार की बात की, बाहरी- ऐसी माइक्रो इश्यूज पर ही बंगाल लड़ने की तैयारी पूरी तरह से इश्यूज सारे वैसे ही रहे। जैसे आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में टीएमसी के सभी सांसद जाके तब के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के दफ्तर में प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पैसे रोक दिए गए हैं मनरेगा वगैरह के। तो ये सारे इश्यूज वहां पे बीजेपी के अगेंस्ट काम कर गया था। और राहुल जी का मूड बस ऐसा ही रहे, राहुल गांधी का। हाँ वो तो मतलब भाई बंगाल में भी थोड़ा वोट उनको और मिल जाए तो बीजेपी का फायदा है ना। दिल्ली में कुछ सीटों पर तो नुकसान किया ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का। वोट पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। अभी एक वीडियो बना कंसर्न रहे ये है कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ भी बीजेपी अभी नहीं चुन पा रही है ढंग। सुकांता मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुनना अभी तक नहीं हो पा रहा है। अभी हालांकि मंडल स्तर के चुनाव हो गए हैं, जिले वाले होने वाले हैं बहुत जल्द। कोई वैसा करिश्मेटिक लोकल लीडर नहीं जो कि ममता बनर्जी के इफेक्ट को काउंटर कर सके। शुभेंदु अधिकारी एक फाइटर देखिए, ये हैं। बात दिल्ली में भी थी, हम लोग सब लोग करते थे कि भाई अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का कौन नेता है बीजेपी में। 27 साल में बीजेपी एक नेता नहीं तैयार कर पाई, लेकिन जब जनता बदलने के मतलब उसमें ऐसा आ नहीं है कि वो जाती है। समस्या के चलते आप काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कंसर्न है वो सिर्फ ये नजर आता है कि वहां हमें एक चाहिए। मुझे एक चीज और लगती है कि ये शायद स्टडी का विषय होना चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता जो बीजेपी के बिल्कुल मतलब आइडियोलॉजिकल एक तरह से वन ऑफ द फोर फादर्स हैं, वो भी बंगाल को लेकर के एक जो हिंदुत्व वाली जो एक इतने कट्टर हिंदुत्ववादी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को दिशा देने वाले व्यक्ति, अगर वहां पे उनका भी वो हिंदुत्व वाला पॉलिटिक्स लोकल लेवल पर अगर नहीं चल पा रहा है, कुछ तो रीथिंक करने की जरूरत है बीजेपी को बंगाल के ओवरऑल एज सर सेड अभी कि भाई यही दिल्ली को लेकर के भी लगता था। और दिल्ली में केजरीवाल जैसा आपके सामने विरोधी था जो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्ड निकाल सकते हैं। दिल्ली हुआ है बीजेपी के लिए तो मुझे नहीं, लगता है। और उड़ीसा देखिए, लेकिन एक चीज है नवीन सौरभ, पटनायक के तब सामने समय कौन इतना ही था आज हमारे कि पास। दिल्ली में मोदी वर्सेस केजरीवाल बीजेपी को फायदा देता है, बंगाल में विधानसभा चुनाव में मोदी वर्सेस ममता बनर्जी बीजेपी को फायदा नहीं देता। वो एक फर्क है कि वहां पे लोकल पे ही रखना है। यार तैयारी तो मेरी ये थी कि भाई दिल्ली के बाद अभी हमने बिहार की बात की, बंगाल की बात की, उसके बाद असम की बात करते, फिर यूपी की बात करते, होते होते 2029 भी आ जाता। लेकिन आज इतना टाइम नहीं था प्रोग्राम में हमारे पास। थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा अगली बार बालाजी थोड़ा धीरे चलो। बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर आप रोज की तरह आने के लिए। प्रदीप जी, श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र शुक्रिया आपका।